हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के पेपर जो फर्स्ट होता है उसकी यूनिट 1 हम यहाँ पर हमारी अभी चल रही है। थ्योरी इसकी हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा अब हमारा जो रिवीजन है यानी कि इसके एमसीक्यू क्लास है, इसके 2 क्लास में ले चुकी हूँ एमसीक्यू की भी, यानी कि रिवीजन के तौर पर। एक हमारी वन लाइनर थी, कोई नहीं। और ये हमारी शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी क्लासेस या फिर इसकी लास्ट वाली क्लास नहीं देखी हैं, नए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर यूजीसी नेट की या किसी भी टीजीटी पीजीटी की हिंदी की तैयारी आप कर रहे हैं, हिंदी से पेपर दे रहे हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। जितने बच्चे देखते हैं उनमें से हाफ बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो लाइक कर दें, है ना। तब भी थोड़ी सी मतलब अंदर ना एक तसल्ली मिल जाए, लेकिन ऐसा करते ही नहीं है, पता नहीं उनका क्या जाता है। चलो कोई नहीं, आप सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ते रहिए। परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। परंपरागत का मतलब आप समझते होंगे, जो सदियों से चली आ रही हैं, वर्षों से जो चली आ रही होती है कोई भी रीति रिवाज या कोई भी विधि, उसको बोलते हैं परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन, ऑफलाइन का मतलब आप समझते ही होंगे, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये ऑनलाइन मोड है, और ऑफलाइन जो आमने सामने बैठ करके पढ़ते हैं। इस अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। क्या प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, भौतिक प्रतिरूप, पावर पॉइंट या फिर एलएमएस। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, भौतिक प्रतिरूप का। ठीक है, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए भौतिक प्रतिरूप का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि ग्लोब वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये ऑनलाइन में इन सब चीज़ों को भौतिक प्रतिरूप का मतलब होता है जो फिजिकली तौर पर जिनको हम छू सकते हैं। सही कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर आपको स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर आपको स्वयं दे रखा है, और स्वयं का मतलब आप समझते होंगे, ये हमने जो ई शिक्षा की विशेषताएं हैं, ई शिक्षा में सरकार के प्रयास से एक क्लास ली थी, तो उसमें ये स्वयं है। और स्वयं का मतलब क्या है कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है स्वयं का। तो स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो यही इसकी जो है वो करेक्ट है एकदम। और दूसरा देखते हैं, वैसे गलत ही होगा क्योंकि एक ही फुल फॉर्म होती है, दो दो नहीं होती। तो स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और स्वयं की अगर स्पेलिंग की बात करें तो ये इसका स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग, लर्निंग नहीं है इसमें, स्वयं है, यानी कि SWAYAM। ठीक है, ये स्वयं की स्पेलिंग है, और लेकिन उसकी फुल फॉर्म ये है। ठीक है, कहीं आप इसमें एल ढूंढते रह जाओ, लर्निंग नहीं है, ये सीधा आता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, Y फॉर यंग, A फॉर एस्पायरिंग और M फॉर माइंड। समझ गए, ये आपको याद रखना है। M फॉर मंकी नहीं है, बल्कि M फॉर क्या है, माइंड है स्वयं में। शिक्षण में चर्चा प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। शिक्षण में चर्चा को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा होना चाहिए, बताइए। चर्चा परिचर्चा होती है ना, उसके लिए कौन सी जो शर्त हैं इनको पूरा होना जरूरी है। तो बताएं आप, इसका आंसर कौन सा होगा। विषय सरल होना चाहिए, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमेशा हम सरल चीज़ों को ही पढ़ेंगे तो कभी हमारा माइंड डेवलप होगा ही नहीं। ठीक है, हमें हमेशा उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उन समस्याओं को हल करना चाहिए जिनमें थोड़ा सा माइंड चलता है, जिनमें उसमें उसको कुछ सोचने का मौका मिलता है। तो विषय सरल तो नहीं होना चाहिए, विषय पहले से ही घोषित होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। विषय का पहले से ही पता होना चाहिए जिस पर चर्चा होनी है। विषय सामान्य रुचि का हो, हाँ मतलब सामान्य रुचि का, हर किसी की रुचि का होना चाहिए,
है ना, जो हमारी सामान्य रुचि जिस चीज़ में होती है उसका होना चाहिए। एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता होना चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से अधिक शिक्षक हों। सहभागियों की भाषा की सहजता होनी चाहिए। तो सहभागियों की भाषा की सहजता जरूरी है। ठीक है, चर्चा करने के लिए सभी की भाषा की सहजता जरूरी है। तो प्रभावशाली शिक्षक व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनना है जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो प्रभावशाली जो शिक्षक व्यवहार हैं, इन सूची में से उन्हें चुनना है जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, सारे शिक्षकों सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध होने चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, इसमें प्रभावशाली शिक्षक व्यवहार की बातें हो रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है, बल्कि प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके जरूरी हैं। कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रभावशाली शिक्षक व्यवहारों की सूची में आता है। ये व्यवहारों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये वैसे सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये शिक्षण विधियों में और उसमें काम आते हैं। यहाँ पर व्यवहारों की बात हो रही है, तो व्यवहार में शिक्षक को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन, वैसे मैं ऑप्शन नहीं लिखती क्योंकि उनमें फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऐसा ये सही है वो सही है, उसमें ठीक से आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए नहीं रखती। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर हमारे ए, डी, ई और ई जो आंसर हैं वो सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षक की अवधारणा की व्याख्या करता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समावेशी क्या होता है। समावेशी का मतलब है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न भाषा के लोग जिसमें एक साथ पढ़ते हों, या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग विभिन्न धर्मों के आधार पर या विभिन्न जगहों से, क्षेत्रों से वो आते हों, उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा। और ये समावेशी शिक्षक वही होता है जो हर किसी को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, सबको पढ़ाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है समावेशी शिक्षक की अवधारणा की व्याख्या कौन सा करना है, कौन सी सही परिभाषा है समावेशी शिक्षक के लिए। तो शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में सिखाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, विभिन्न। समावेशी का मतलब ही विभिन्न होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये वर्ड आप जोड़ लेना समावेशी से। विभिन्न पृष्ठभूमियों, पृष्ठभूमि का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, अलग अलग भाषिक क्षेत्र बच्चे हो सकते हैं, या अलग अलग धर्मों के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग समुदाय के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं विभिन्न समुदाय से आने वाले बच्चों को एक साथ सिखाना ही समावेशी शिक्षक की सही व्याख्या को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण कौन सा प्रस्तुत करता है। दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, ये अधिगमकर्ता की बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, ये उनकी बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है, सही है ये। स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, तो ये तो नहीं होगा, है ना, बलपूर्वक तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। चिंतन में विवेकपूर्ण होना, चिंतन में विवेकपूर्ण, ये संवेगात्मक बुद्धि की बात हो रही है, तो विवेक की और चिंता की बात नहीं हो रही। स्थिति के अनुसार अपने संवेगों का समायोजन करना, बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना, तो ये भी सही है। लेकिन रचनात्मक और आलोचना के प्रति एकदम खुला होना, ये चीज़ सही नहीं है। कई बार ये चीज़ें हमें किसमें मुसीबत में डाल देती हैं। ठीक है, तो दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, ये सही है। स्थिति के अनुसार अपने संवेगों का समायोजन करना, अगर हमें कभी कभी ऐसा नहीं होता, स्थिति है हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बस गुस्से को निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें उसका समायोजन करने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जब हमारा जैसा मूड हो उसके हिसाब से काम करें। कभी कभी हमें अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि जो सामने है उस स्थिति के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है,
और अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही उनको स्वीकार करो। अगर उनमें कमियां ही निकालते रहे और उनकी मतलब दोषों को ही गिनाते रहे तो क्या है कि हम कभी भी किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। तो नीचे कुछ शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम, व्यष्टि सापेक्ष विधि, शिक्षक और सहयोगात्मक विधि। तो बताते हैं इसमें से कौन सी शिक्षण विधियां हैं या उपागम है जो व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। तो बताएं इसमें से प्रदर्शन विधि तो नहीं है, मॉड्यूलर उपागम है, ठीक है, मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम और व्यष्टि सापेक्ष शिक्षक। शिक्षण है ही, शिक्षक नहीं है, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, ठीक है। ये उपागम जो है व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, तीनों के तीनों ही, इनको ध्यान रख लेना। यानी कि बी, सी और डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक अध्यापक के रूप में, यदि आप एक अध्यापक हैं और आपके द्वारा तैयार किया गया है परीक्षण, उसके मामले में कौन सा कथन सही है। तो यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। यदि वो विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ भी होगा। यदि परीक्षण वैधता रख, देखो ये जो शिक्षण की जो मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं उनमें हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से, मूल्यांकन की विशेषताओं में उद्देश्य, और मैं तो पढ़ा था हमने, एक वीडियो क्लास है, अगर लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी है ना थ्योरी की तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। ये जो एमसीक्यू जो रिवीजन हम कर रहे हैं ना, ये आपको तभी फ़ायदा देगा। सीधे आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ और आप सोचो कि आप पेपर को कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे पेपर कभी भी क्वालिफाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्वालिफाई भी कर लेंगे तो फिर आगे और स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ना होता है तो नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करें अपना। और अभी कोई पेपर नहीं है, अभी पेपर में टाइम है, और टाइम पेपर तक हम सारा थ्योरी भी और रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किया गया तो उसमें क्या होगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य भी होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना ये है, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, ठीक है। यदि वो वैधता विश्वसनीय और ये वस्तुनिष्ठ, इन सब चीज़ों का अगर मतलब नहीं पता है तो आप लास्ट क्लास प्लीज़ ज़रूर देख लेना। शिक्षक की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। शिक्षक की प्रभावशीलता का निर्णय करने में किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में ले जाने वाले संसाधन, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। तो बताएं इसमें से कौन से सही हैं। आप एक बार अच्छे से खुद से देखो, जो मैं बोलती हूँ उसको तो आप सुन ही रही हैं, बल्कि एक बार खुद से भी इसको पढ़ लिया करो, इन बिंदुओं को पढ़ लिया करो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, इससे शिक्षक की प्रभावशीलता का पता नहीं चलता। देखो हर बच्चे का अपना अलग माइंड होता है, टीचर तो सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, वो एक जैसा ही लेक्चर देता है, सबको एक जैसे ही सुनने के लिए, मतलब पढ़ाने का उसका तरीका सबके लिए एक जैसा है ना। पढ़ा रहे हैं जिससे एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के फिर भी मार्क्स हमेशा कम ज़्यादा आते हैं। तो इसमें टीचर की प्रभावशीलता का कुछ लेना देना नहीं है, ये बच्चे की खुद की गलतियाँ होती हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, हाँ बिल्कुल, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर बताता है कि शिक्षक की प्रभावशीलता का निर्णय कहाँ तक लिया जाएगा। और सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय भी मायने रखता है। शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, तो संसाधन जो होता है ना, आजकल जो संसाधन चल रहे हैं, दृश्य सर्वे संसाधन ये चल रहे हैं, ये लिए जाने वाले संसाधन भी शिक्षक की प्रभावशीलता को व्याख्यायित करते हैं। और कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता से पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये तीनों इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं, बी, सी और डी। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर कठिनाइयों का ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नैदानिक परीक्षण होगा,
ठीक है। कठिनाई या समस्या किस में पता लगाई जाती है? नैदानिक परीक्षण के अंदर। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान करनी है जो शिक्षक की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। तो अधिगमकर्ताओं की उन विशेषताओं को बताना है आपको जो शिक्षक की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करेंगी। अधिगमकर्ता विद्यालयों के नियम का जिस सीमा तक पालन करता है, तो अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, बिल्कुल। अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं, नहीं। अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं, और ये क्रीड़ाओं हैं, क्रीड़ाओं का मतलब खेल ही होते हैं, आप जानते हैं। और खेलों में रुचि, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, और अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो क्या अंतर्वैयक्तिक संबंध उसके यहाँ पर काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संबंध। अंतःवैयक्तिक मनुष्य के खुद का वैयक्तिक संबंध, मतलब अपने अंदर से जो वो बातें करता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संबंध। ठीक है। तो ये अधिगमकर्ता की विशेषताएं हैं जो कि शिक्षक की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करती हैं। तो बी, ई और एफ इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? कौन सा है जो प्रभावी शिक्षण में बाधक है? शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता यहाँ पर दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल बाधा बनेगा। और तत्परता, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, बिल्कुल ये भी होगा। भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़, तो ये कैसे हो सकता है? शिक्षक की असंगत देह भाषा, ये भी होगा। ठीक है, बिल्कुल साफ पता चल रहा है इसमें, तो सी, डी, एफ है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अगर उसको विषय का अच्छा ज्ञान है तो ये तो बाधा नहीं हो सकता। आत्म सामर्थ्य है तो ये भी बाधा नहीं है। और अगर उसको शिक्षक को अच्छी पकड़ है भाषिक कौशलों पर, तो ये भी बाधा नहीं हो सकता। निम्नांकित में से किस एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कौन से हैं इसमें से जो अतुल्यकालिक सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में प्रयुक्त कर सकता है, यानी कि क्लास में जिनका यूज कर सकता है उनको, बच्चों के लिए अंतर्वैयक्तिक क्रिया के लिए? तो स्काइप, ब्लॉग, ईमेल ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, गूगल हैंगआउट। तो बताएं इसमें से। ईमेल का यूज कर सकता है ना, ईमेल का यूज कर सकता है भाई। ये ब्लॉग, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर ब्लॉग अलग है ना, ब्लॉग का यूज नहीं कर सकता, लेकिन ईमेल का यूज कर सकता है ना। फेसबुक पोस्ट का यूज कर सकता है, और इसका फेसबुक का यूज नहीं कर सकता। फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट है तो उसका यूज कर सकता है बच्चों को बताने के लिए। स्काइप का यूज नहीं कर सकता, और ईमेल का कर सकता है। ठीक है। ऑनलाइन चैट और ब्लॉग का भी यूज कर सकता है। ठीक है, ब्लॉग का भी अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। एक हमने कल ऐसा ही क्वेश्चन उसमें पढ़ा था, उसमें ब्लॉग नहीं था, फेसबुक नहीं था। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ब्लॉग दे रखा है, और फेसबुक पोस्ट का भी यूज कर सकता है, और ईमेल का भी। ठीक है, वो कक्षा की बात हो रही थी, अतुल्यकालिक सहायक शिक्षक सामग्री की बात हो रही है, शिक्षण सामग्री, सॉरी, शिक्षण 1 मिनट। शिक्षण की सम अनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है? तो शिक्षण की जो सम अनुदेशन विधि है, ये किसका संयोजन है? स्व अनुभाविक विधि और समस्या समाधान विधि का संयोजन है, या फिर व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि, प्रक्षेपण विधि और व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि? तो बताएं, जो सम अनुदेशन विधि है ये किसका संयोजन रूप है? तो व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि, ये दोनों सम अनुदेशन विधि का क्या है? संयोजन है। ठीक है, यानी कि ये दोनों का संयोजन है क्या? सम अनुदेशन विधि। इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। शिक्षण की स्व अनुभविक विधि का विकास किसने किया था?
ये विधियाँ हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? स्व अनुभविक विधि का विकास किया था आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्च स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर पूछ रहा है आपसे। ब्लूम का जो पारंपरिक वर्गीकरण है उसके अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण या समझ। तो इसमें जो मूल्यांकन है ना, ये उच्चतम स्तर है। सबसे लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकी क्या कहलाती है? देखो, मैं आपको बस एक सेकंड कुछ जानकारी दे देती हूँ। कल एक बच्चे का मैसेज आया था, तो उसने बोला था कि मैम आपने जैसे कि एक दो टॉपिक नहीं पढ़ाए, तो आप टेंशन ना लें। जो टॉपिक मुझे पता है कि एक दो टॉपिक, क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना होता है और इतना बच्चे सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि मैं एक एक दो दो घंटे की क्लास ले लूँ। लेने को तो मैं ले लूँगी, लेकिन ये लगता नहीं है कि पता नहीं बच्चे देखेंगे भी कि या नहीं देखेंगे। हमें थोड़ा सा शॉर्ट में भी चलना है, लेकिन चीज़ आपकी कोई भी छूटेगी नहीं। मैं कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से, आप जो शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ उनको ज़रूर देख लेना। फर्स्ट पेपर से वो संबंधित रहेंगे मेरे शॉर्ट्स। मैं उनको जो चीज़ें छूटी हैं मैं उनको उसमें कवर करवाऊँगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ कर ले, मतलब सॉरी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन अगर कर लेंगे तो वहाँ भी मैं कुछ जो चीज़ें हैं थ्योरी बेस्ड में उनको वहाँ पर डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत छूटी हैं, वैसे तो मोस्टली मैंने सब करा दिया है जहाँ से इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हैं आजकल वो पढ़नी तो ज़रूरी हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ों को वहाँ पर छोड़ दिया था। लेकिन उनको जब हम रिवीजन करेंगे ना, तब मैं वहीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादा करवाऊँगी, ठीक है। मैंने पहले ये सोच रखा था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आप इसलिए शॉर्ट्स वगैरह को भी देख लेना, वो आपके फ़ायदे के लिए ही रहेंगे। तो चलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, है ना। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकी क्या कहलाती है? समाज मिति, अंतरक्रिया विश्लेषण, सामाजिक अंतर मापनीय, सोशियोग्राम। तो सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की विधि क्या कहलाएगी? समाज मिति कहलाएगी, ठीक है। अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है? विद्यार्थी, समुदाय, स्वयं शिक्षण या प्रधानाचार्य पर। अध्यापक जो समायोजन करता है उसके अंदर उसकी कौन सी भूमिका निर्भर करती है? तो स्वयं शिक्षण। स्वयं शिक्षक ही अपना क्या करता है, उस मुख्य भूमिका खुद की ही निर्भर करती है, ठीक है। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है, किस पर करता है? कंप्यूटर साक्षरता पर, कंप्यूटर पर, विद्यार्थियों की उम्र पर। तो जो स्मार्ट कक्षा चलाते हैं ना, वो कंप्यूटर की साक्षरता पर निर्भर करता है। अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, हमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनका अगर पता है, तभी हम स्मार्ट कक्षा का सुविधा का आनंद ले पाएंगे। किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो कौन सी शिक्षण विधि है इसमें से जिसमें शिक्षार्थी की भागीदारी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको सक्रिय बनाया जा सकता है? तो परिचर्चाओं की विधि में, युग्मित वार्ता सत्र की विधि में, विचार बेस सत्र की विधि में, परियोजना विधि में। तो बिल्कुल परियोजना विधि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें शिक्षार्थी की भूमिका मतलब भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक कौन सा है? शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक आपसे पूछ रहा है। उम्र, लिंग, व्यावसायिक दक्षता या फिर शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग। तो उसकी व्यावसायिक जो दक्षता है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, सबसे अधिक प्रबल कारक है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं बतानी है आपको यहाँ से। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, जो साल भर चलता रहता है, बच्चों को क्लास में औपचारिक अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है। इसमें समय समय पर महीने में 2 महीने में, 1.5 महीने में एक परीक्षाएं ले ली जाती हैं, जिनको हम FA1 FA2 तरीके से बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्या अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है? तो नहीं होता है ऐसा, है ना। बच्चे तो बल्कि बहुत खुश होते हैं। यह प्राप्तांक को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, बिल्कुल सही है।
यह विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे को अगर आप पूरे साल बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ और फिर एक साल में एक ही बार अगर परीक्षा लेंगे तो बच्चे ने पूरे साल जो पढ़ा है ना, बच्चे की आप जो मेंटेलिटी होती है, बच्चा हो या बड़ा हो, देखो सबकी होती है, ये तो नेचुरल है। आज जो चीज़ पढ़ी है हमने, वो ज़रूरी नहीं है कि हमको कल याद रह जाए, उसका बार 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 हमें याद करना पड़ता है, तब जाके कई चीज़ें याद होती हैं हमें। ठीक है, अगर आप ये सोचो एक बार आपने क्लास देख ली और बस को उसको पेपर में देख लेंगे, दोबारा रिवीजन कर लेंगे, बस लिख लिख करके पोथी जमा ली नोट्स की, और फिर बाद में क्या होता है, कुछ भी काम के नहीं आते वो नोट्स, फिर तो इतनी घबराहट होने लगती है, पेपर के टाइम पे आप याद कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं ना, एक या दो क्लासेस आप जो डेली पढ़ो, उनको साथ की साथ याद करते चलो, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो यही होता है, बच्चों के परीक्षा के डर को फिर कम करता है। जब परीक्षा होती है ना, तो उसमें डर नहीं लगता, ये चाहे छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे बड़े बच्चों के लिए, या आप जैसे महान बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब जो महान बच्चे का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब टेस्ट वगैरह इंटरव्यू जो कुछ बनने जा रहे हैं, ठीक है, जो देश का भविष्य हैं, उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि पहले ही चीज़ों को क्या करते हैं। और जब परीक्षा बार बार होती रहती है ना, उनका सतत विकास चलता रहता है, व्यापक मूल्यांकन चलता रहता है, तो बच्चों को ना चीज़ें सारी की सारी एकदम रिमाइंड रहती हैं, उनको फिर करना नहीं पड़ता कि बार बार उनको एक ही दिन पढ़ना है पूरी किताब को, ऐसा नहीं होता फिर। ठीक है, उनको सब कुछ याद हो जाता है। तो आप याद कर लेना इसकी विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? तो कौन कौन से गुण हैं जो किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल करते हैं। अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना, बिल्कुल तीनों ही बात इसमें एकदम करेक्ट है। लेकिन जो ए है ना, संस्था के प्रबंधन में चाहे वो संलिप्त रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षक वही होता है जो बच्चों को एक अच्छे मेथड के द्वारा, अच्छे अपने आइडियल स्वभाव के द्वारा, अपने मतलब माइंड मूड के द्वारा, जैसे भी करके उनको बस बच्चों को सिखा दे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी करके, वही वो एक अच्छा शिक्षक होता है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देश की सामाजिक व्यवस्था से, समाज की आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, शैक्षणिक व्यवस्था से। तो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक आपसे पूछा है, ये शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है भाई। ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक से उसका कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभागिता किस विधि में संभव है? परिचर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, या पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा? तो विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रतिभागिता है वो किस विधि में संभव होती है? परिचर्चा विधि में। इन चारों में से परिचर्चा विधि में होती है। ठीक है, व्याख्यान विधि में तो वो वैसे ही निष्क्रिय बैठा रहता है, श्रव्य दृश्य साधनों में भी इतना नहीं होता, और पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा भी नहीं होता, जितना कि परिचर्चा में सारे बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। शिक्षक की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों का चयन करना है आपको। अध्यापक को विषय का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है, ये तो है ना, ये योगदान देगा ही देगा। अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इससे कोई मतलब नहीं है। अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, बच्चों मतलब योगदान करता है? शिक्षक एक सकारात्मक कारक का चयन करना है हमें। तो विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता भी क्या करती है, सकारात्मक कारक है ये उसकी प्रभावकारिता के लिए। ठीक है, शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो, निम्नलिखित कथन किस महापुरुष का है? यहाँ पर मैंने दो तीन कथन लिए हैं अलग अलग महापुरुषों के। कल एक बच्चे का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि मैम आपने वो करवा दीजिए। तो देखो, जो चीज़ें छूटी हैं ना, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने भी अपने पास नोट्स बनाए हुए हैं, और सब में अच्छे से टिक कर रखा है किस पे मैं अभी बात कर रही हूँ और किस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी तीन चार परिभाषाएं ले ली हैं, वैसे भी ये आपको अच्छे से रट जाएंगी पेपरों तक। मैं बाद में धीरे धीरे अलग अलग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको वैसे ही आपको जब रिवीजन करवाएंगे उन सब में करवा दूँगी। ठीक है,
मैंने बिल्कुल अपना पूरे अच्छे से प्लानिंग की हुई है कि मुझे आपको किस तरीके से पढ़ाना है, याद करवाना है। याद तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश तो मैं बस आपको बोल ही सकती हूँ। तो शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर ना हो, ये कथन किस महापुरुष का है? क्या सामाजिक विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या महात्मा गांधी? तो बताएं ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने यहाँ पर प्रकृति देख लिया, ठीक है, प्रकृति से संबंध बताया था सीधा मनुष्य का, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल प्रकृति की गोद में एक अपना विद्यालय, मतलब विद्यालय का बच्चों बच्चों को सिखाने के लिए विद्यालय के तौर पर ही एक इस टाइप से शांति निकेतन, जो आज भी चल रहा है, ठीक है, शांति निकेतन के नाम से इन्होंने खोला था। और ये प्रकृति को ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तो उस पर ही इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहते थे शिक्षा प्रकृति से दूर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके उसके प्रकृति की गोद में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जब इन्होंने वो विद्यालय खोला था ना, एकदम पेड़ पौधों के और उसके नीचे बैठ करके उसमें पढ़ाना शुरू किया था, तो इसको इसीलिए प्रकृति का नाम आया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर लेना। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा होता है, निम्नलिखित कथन किसका है? तो जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है, ये किसने बात कही है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरस्तु या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो ये जो बात है ना, कड़वी और मीठे की बात कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं, ठीक है। अरस्तु ने की है कड़वी और मीठे की बात, ध्यान रख लेना, अरस्तु ने की है। ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, निम्न कथन किसका है? ज्ञान वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो किसने बताया शक्तिशाली हथियार? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेल्सन मंडेला या फिर ब्रेघम यंग? तो ये नेल्सन मंडेला का कथन है। सर्व शक्तिशाली हथियार किसने बताया है? शिक्षा को या ज्ञान को? तो ये नेल्सन मंडेला जी ने बताया है। दंड ना देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय क्या है? कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए, लगा तो दी है, वैसे भी दंड कहाँ मिलता है अब। शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। भैया ऐसा मत कर देना, नहीं तो सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे? जेल में, ठीक है। तो आजकल तो छड़ी की तो बात छोड़िए, थप्पड़ भी मारना अलाउड नहीं है आजकल की जो मतलब शिक्षा नीति है उनके अकॉर्डिंग। तो शारीरिक, ये इसमें का जो आंसर है ये है, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। भले ही आप उनको छड़ी से मत पीटो, थप्पड़ों से मत मारो, कुछ भी मत करो, लेकिन हाँ उनको अपनी बातों से दंड दे सकते हैं। उनको थोड़ा सा मतलब अपनी तरीके से अच्छे से, जो उनको लगे भी नहीं और मतलब बॉडी पे ना लगे लेकिन उसके मन पे अच्छे से लग जाए, इस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास और आपके लिए यूज़फुल भी रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। रहेगी ज़रूर, अगर आप सारी चीज़ें याद करेंगे तो बिल्कुल ज़रूर रहेगी। और प्लीज़, और देखो आप ये मत सोचना, मैंने अभी 2-3 बात आपने कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मतलब याद रहता है कि हाँ मैंने कुछ छोड़ दिया है। और आप ना मुझे बताते रहना, सजेशन आप देते रहना इसी तरीके से, अगर कुछ छूट गया है तो मैं उसको करवा दूँगी। वैसे तो मेरी प्लानिंग में है, लेकिन फिर भी आप बताते रहेंगे तो आपको साथ के साथ मिल भी जाएगा। कल मैंने आपको बोला था कि मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्लास लेके आऊँगी, लेकिन मैंने आज MCQ कराया। मुझे लगता है बच्चे MCQ कराना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो बता देना एक आध क्लास अगर इसकी और ले आऊँगी, क्योंकि हम जो बाद में MCQ करेंगे वो हम पूरा पेपर का करेंगे, यूनिट 1 से 10 तक। और अभी हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं, है ना, ये भी सही है। तो चलते हैं, टेक केयर, प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहना, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना।